हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। गांव का मेला पूरे जोश में था। आसमान में झूलते रंगीन गुब्बारे, मिठाई की दुकानों से उठती ताज़ा गुलाब जामुन की महक और बच्चों की खिलखिलाती हंसी चारों ओर बिखरी हुई थी। लोग अपने चटक मटक रंगों वाली पोशाकों में मेले की शोभा बढ़ा रहे थे। तभी हीरा लाल मेले के बीच खड़े होकर एक पान चबाते हुए अपने गांव की हलचल का आनंद ले रहे थे। उनकी नजरें कभी इस दुकान पर टिकती, कभी उस पर। वो अपनी उम्र के 65 साल के पड़ाव में थे, लेकिन उनका रंगीन मिजाज और खुशमिजाजी अभी भी बरकरार थी। उन्होंने अपनी सफ़ेद धोती और हल्के हरे कुर्ते को बड़े ही करीने से पहना हुआ था। उनकी आंखों में उम्र का अनुभव और मन में अभी भी अधूरी इच्छाओं का कोई कोना छिपा हुआ था। उसी वक्त भीड़ में एक कोने से आती हंसी ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वहाँ एक लड़की थी, चमकते सूरज के नीचे जैसे एक चांदनी का टुकड़ा उतरा हो। उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, हल्के गुलाबी होंठों पर एक मासूम सी मुस्कान और रंग बिरंगी साड़ी में लिपटी उसकी छरेरी काया। वो अपने छोटे भाई के साथ किसी गुब्बारे वाले से बातें कर रही थी। हीरा लाल ने एक पल के लिए अपने पान की गिलोरी को रोक लिया। उनकी आंखें उस लड़की के चुलबुले अंदाज और बेपरवाह हंसी पर ठहर गईं। कितनी खूबसूरती और आत्मविश्वास है इसमें, उन्होंने खुद से कहा। लड़की ने अपने भाई की बातों पर झूठ मूठ की नाराजगी दिखाई, लेकिन उसकी मुस्कान इस नाराजगी को तोड़ रही थी। उसकी हरकतों में एक अजीब सी ताजगी और जादू था। ये कौन हो सकती है? हीरा लाल ने धीरे से बगल में खड़े रामचरण से पूछा, जो उनके पुराने परिचित थे। अरे ये सीमा है, नरेश सिंह की बेटी। बड़ी होशियार है, बीए पास किया है। आजकल घर में खेती बाड़ी का काम देखती है। बहुत चुलबुली है ये, लेकिन मन की बहुत अच्छी है, रामचरण ने बताया। सीमा, ये कहते हुए हीरा लाल ने जैसे उसका नाम अपने दिल में दर्ज कर लिया हो। सीमा ने अपने भाई को एक खिलौना दिलाया और फिर मेले के दूसरे कोने की ओर चल पड़ी। उसके हर कदम में एक अलग सी लय थी, मानो वो दुनिया की हर बेफिक्री को अपने दामन में समेटे चल रही हो। वो गांव की लड़कियों से अलग थी। उसकी सादगी में भी एक अदा थी और उसकी आवाज़ में एक ऐसा आकर्षण था जो किसी को भी उसकी तरफ खींच सके। आप लोग आगे जाइए, मैं यहीं देखती हूँ, उसने अपने परिवार से कहते हुए एक चूड़ी की दुकान पर कदम रखा। वहां लगे कांच की चूड़ियों की चमक उसके चेहरे की मुस्कान में मिलकर और भी बढ़ गई। उसने एक चूड़ी निकाली और उसे अपनी कलाई पर पहनते हुए दुकानदार से मुस्कुराकर कहा, ये थोड़ी ढीली है, इससे छोटी दिखाओ। हीरा लाल थोड़ी दूर खड़े होकर उसे देखता रहा। उन्हें ऐसा लगा मानो उस लड़की में उनकी जवानी की किसी भूली बिसरी कहानी की झलक हो। उस रात जब मेला खत्म हुआ और सब लोग अपने अपने घर लौटने लगे, हीरा लाल की नज़रें अब भी सीमा की तस्वीर को अपने दिमाग में बसाए हुए थीं। ये लड़की, इसे अपने घर की बहू बनाना चाहिए, उन्होंने मन ही मन में सोचा। लेकिन हीरा लाल के विचार इतने साधारण नहीं थे। उनकी पत्नी सुशीला की मृत्यु के बाद वो कई सालों से अकेले थे। उनके जीवन में प्यार नहीं था, केवल एक गहरी शारीरिक और मानसिक खालीपन था। सुरेश सीधा साधा है, उसके साथ ये लड़की खुश रहेगी। और फिर उन्होंने लंबी सांस ली। फिर अगर ये घर में आएगी तो? हीरा लाल की सोच उनके चेहरे पर उतर आई। उनके दिल में सीमा को बहू बनाने की योजना थी, लेकिन उनके मन के एक कोने में उसकी चंचलता और उसकी खूबसूरती के प्रति एक अलग सा आकर्षण पनपने लगा था। हीरा लाल घर लौटकर अपने बेटे सुरेश से बोले, बेटा, गांव के नरेश सिंह की लड़की है सीमा। मैंने आज उसे मेले में देखा था। बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की है। मुझे लगता है कि उसके लिए रिश्ता भेजना चाहिए। सुरेश ने सर हिलाते हुए कहा, जैसा आप ठीक समझें पिताजी। हीरा लाल ने मुस्कुराते हुए अपने मन में एक और योजना बनाई। उनकी मुस्कान में अब भी कुछ ऐसा था जो उनकी इच्छा को छिपा नहीं पाया। गांव में सीमा और सुरेश की शादी पूरे धूमधाम से हो रही थी। घर को रंगीन लाइटों और फूलों से सजाया गया था।
बारात की शहनाइयों की धुन हर तरफ गूंज रही थी। सुरेश सफ़ेद धोती कुर्ता और सर पर साफा बांधे शर्मीली मुस्कान के साथ दूल्हा बना हुआ बैठा था। उसके चेहरे पर संतोष और खुशी साफ झलक रही थी। सीमा लाल जोड़े में सजकर हर कदम पर अपनी पायल की झनकार के साथ मंडप की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में नयापन था, लेकिन मन में एक अजीब सा डर छिपा हुआ था। वो सोच रही थी, कैसी होगी मेरी नई जिंदगी? क्या मैं सुरेश के साथ खुश रह पाऊंगी? मंडप में हवन की सुगंध और मंत्रों की गूंज के बीच हीरालाल को बार बार सीमा की ओर देखते हुए पाया गया। जब सीमा ने आंखें उठाकर इधर उधर देखा तो उसने खुद को हीरालाल की गहरी और ठहरी हुई नजरों के दायरे में पाया। एक पल के लिए सीमा असहज हो गई। शादी खत्म हुई, सीमा की विदाई हो गई और वो ससुराल पहुंच गई। हीरालाल ने सीमा का स्वागत बड़े ही गर्मजोशी से किया था। उसके चेहरे पर एक विशेष चमक थी। बहू, अब ये घर तुम्हारा है। जो भी ज़रूरत हो बेहिचक मुझसे कहना, हीरालाल ने बड़े आत्मीय स्वर में कहा था। सीमा ने सर झुका लिया। जी बाबूजी, वो बोली। अगले कुछ दिनों में सीमा को यह एहसास होने लगा कि हीरालाल उसकी हर ज़रूरत पर नज़र रखे हुए है। वो उसकी पसंद की चीज़ें खाने के लिए मंगवाते हैं, उसके सजने संवरने के शौक़ को पूरा करने के लिए गहने और कपड़े लाकर देते हैं। सुरेश भी सीमा का ख्याल रखता था, लेकिन उनका सीधा साधा स्वभाव और झिझक उनके बीच गहरे संवादों की कमी पैदा कर रहा था। सुरेश ने सीमा से अभी तक ये भी नहीं कहा था कि वो उससे कितना प्यार करता है। सुरेश दिन भर खेतों में काम करता और थका हारा घर लौटता। वो सीमा से प्यार करता था, लेकिन अपने भाव व्यक्त करने में झिझकता था। सीमा ने कई बार कोशिश की कि दोनों ज़्यादा बातचीत करें, लेकिन सुरेश जल्दी ही सोने चला जाता। एक रात सीमा ने सुरेश से पूछा, आप दिन भर खेत में काम करते हैं, क्या आपको मेरी याद नहीं आती? सुरेश मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे लिए ही तो मेहनत करता हूँ। सीमा ने हल्की झुंझलाहट में कहा, बस यही? सुरेश कुछ नहीं बोला। वो अपने तरीके से उसे प्यार करता था, लेकिन सीमा को उसमें वो गर्मजोशी महसूस नहीं हो रही थी जो वो चाहती थी। धीरे धीरे सीमा को ये एहसास होने लगा कि उसके प्रति हीरालाल का व्यवहार बाकी घरवालों से थोड़ा अलग था। हीरालाल उसके लिए चाय बनाकर लाते, कभी उसकी चूड़ियों की तारीफ करते। बहू, ये चूड़ियाँ तुम पर बहुत अच्छी लगती हैं, उन्होंने एक दिन कहा। सीमा ने सर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी। तुम्हारे जैसी सुंदर बहू पाकर हमारा घर रोशन हो गया है, हीरालाल ने मुस्कुराते हुए कहा। सीमा को ये सब अच्छा लगता था। वो ध्यान और देखभाल जो सुरेश से उसे नहीं मिल रहा था, हीरालाल से मिल रहा था। उस रात सीमा कमरे में अकेली थी। सुरेश देर से खेत से लौटा और खाना खाकर सोने चला गया। सीमा कमरे में बैठी खिड़की से बाहर चांदनी को देख रही थी। तभी उसने दरवाजे के पास किसी की आहट सुनी। हीरालाल दरवाजे के पास खड़े थे। बहू, तुम अभी तक सोई नहीं? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। सीमा ने थोड़ा असमंजस में कहा, नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही बैठी हूँ। हीरालाल कमरे के अंदर आ गए। तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? क्या तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? सीमा ने सर हिलाया। नहीं बाबूजी। हीरालाल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर कोई बात हो तो मुझसे कह सकती हो। इस घर में तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। सीमा ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा। उनके शब्दों में कुछ ऐसा था जो उसके मन में हलचल पैदा कर गया। हीरालाल ने धीरे से सीमा के पास एक चादर रखी जो शायद ठंड से बचाने के लिए थी। उनकी उंगलियां सीमा के हाथ से हल्के से छू गईं। सीमा के मन में अजीब सा एहसास हुआ। एक तरफ उसे हीरालाल के इस स्नेह में सुकून महसूस हुआ, तो दूसरी तरफ एक अनजाना डर भी। हीरालाल ने मुस्कुराकर कहा, ज़्यादा सोचो मत, आराम करो। वो कमरे से बाहर चले गए, लेकिन सीमा अब भी उनकी मौजूदगी महसूस कर रही थी। उसने अपने हाथ देखे, जहां उनकी उंगलियों का स्पर्श अभी भी जिंदा था। उस रात सीमा के दिल में पहली बार एक नई उलझन ने जन्म लिया।
चांदनी रात के सन्नाटे में हवाओं का धीमा स्पर्श कमरे के अंदर अभी तक महसूस हो रहा था। सीमा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी नज़रें खिड़की से बाहर झांकते चांद पर थीं, लेकिन उसका मन किसी और ही भावना में उलझा हुआ था। बीती रात जो कुछ हुआ था वो एक सपने जैसा था, या शायद एक ऐसा सच जिसे वो भूलना चाहती थी, पर उसका असर हर पल उसे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। हीरा लाल ने उसकी ओर जिस तरह देखा था, जैसे उसकी हर चाहत को समझता हो। उस रात जब उसके हाथ हीरा लाल के स्पर्श से कांपे थे, तो वो खुद को रोक नहीं पाई थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उस पलों की नज़दीकी ने जैसे दोनों के बीच के हर फासले को मिटा दिया था। अब उसी रात के ख्याल ने सीमा के दिल को अजीब सी बेचैनी से भर दिया था। क्या ये सही था? क्या उसने अपने रिश्ते को तोड़ा? मैंने ऐसा क्यों किया? उसने खुद से पूछा। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन हर बार जब वो ये सोचने की कोशिश करती कि ये सब ख़त्म कर दे, हीरा लाल की वो मुस्कान, उसकी गहरी आँखें और उसका आत्मविश्वास उसे दोबारा उन्हीं भावनाओं की ओर खींच लाता। अगले दिन सुबह जब सीमा रसोई में थी, उसने महसूस किया कि हीरा लाल दरवाजे पर खड़े थे। बहू, चाय बना रही हो? मुझे भी एक कप मिलेगा क्या? हीरा लाल ने धीमे से पूछा। सीमा का चेहरा लाल हो गया। उसने नज़रें झुका लीं और कहा, जी बाबूजी, अभी लाती हूँ। जब उसने चाय का कप उनके हाथ में दिया, तो उनकी उंगलियों ने उसके हाथ को हल्के से छुआ। उस हल्के स्पर्श ने सीमा के मन में फिर वही रात जगा दी। दिन बीतने के साथ हीरा लाल ने सीमा पर अपना अधिकार बढ़ाना शुरू कर दिया। वो छोटी छोटी चीज़ों में उसकी मदद करने की कोशिश करता। बहू, तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो, हीरा लाल ने एक दिन कहा, जब सीमा आंगन में कपड़े सुखा रही थी। सीमा ने अनमने ढंग से जवाब दिया, धन्यवाद बाबूजी। क्यों, तुम मुझसे बात करने में झिझक क्यों रही हो? हीरा लाल ने थोड़ा करीब आकर पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सीमा ने कहा और कपड़े समेटने लगी। हीरा लाल का स्नेह उसे अच्छा लगता था, लेकिन उसके बढ़ते कदम उसे असहज भी करने लगे थे। सुरेश इस सब से बिल्कुल अनजान था। वो अपने खेतों और काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि सीमा उससे दूर होती जा रही थी। एक रात जब सुरेश खाना खाकर सोने चला गया, तब सीमा ने उससे कहा, आप मुझसे कभी कुछ बात क्यों नहीं करते? सुरेश ने चौंक कर कहा, ऐसा नहीं है सीमा, मैं बस सोचता हूँ कि काम ख़त्म हो फिर तुम्हारे साथ ज़्यादा समय बिताऊं। सीमा ने अपने मन में एक कड़वाहट महसूस की। आपको लगता है कि मुझे इंतज़ार करना चाहिए हमेशा? उसने पूछा। सुरेश ने बात को हल्के में लेते हुए कहा, चलो अब सो जाओ, कल बातें करेंगे। सीमा ने मन में गुस्से और खालीपन का अनुभव किया। उसे अब ये साफ लगने लगा था कि उसकी भावनाओं की पूर्ति सुरेश से नहीं हो सकती। उस रात सीमा को फिर वही बेचैनी महसूस हुई। वो अपने कमरे से बाहर आई और आंगन में आ गई। वहाँ उसने देखा कि हीरा लाल पास के कमरे में बैठे उसे देख रहे थे। हीरा लाल ने उसे आवाज़ दी, बहू क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या? सीमा ने सर हिलाया, नहीं, बस ऐसे ही। हीरा लाल ने उसे पास बुलाया। सीमा कुछ पल रुकी, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके पास आ गई। तुम परेशान लग रही हो, हीरा लाल ने कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सीमा ने झूठी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मुझसे बातें मत छुपाया करो, तुम जानती हो मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ, हीरा लाल ने कहा। उसकी आवाज़ में एक ऐसी गंभीरता थी जिसने सीमा को शांत कर दिया, लेकिन साथ ही उसने अपने दिल में एक अजीब सी हलचल भी महसूस की। हीरा लाल ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, तुम्हारी खुशी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सीमा ने उसकी आंखों में देखा। कुछ क्षण तक दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छाई रही। उस खामोशी में वो सब कुछ कह दिया गया जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता था। सीमा सुबह अपने आंगन में बैठी हुई थी। आसमान पर हल्के बादल थे और हवा में सरसों के फूलों की महक घुली हुई थी। वो एक पुराने पायदान पर बैठी थी। अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी उंगलियों को उलझाते हुए वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसकी सहेली कमला, जो गांव में उसकी सबसे करीबी थी, उसी वक्त घर आई। अरे सीमा, क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? कमला ने हंसते हुए कहा।
सीमा ने उसकी ओर देखा और एक फीकी मुस्कान दी और बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही। कमला ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। कुछ तो है, तेरा चेहरा बता रहा है कि तेरे दिल में कोई बात दब रही है। बताना क्या बात है। सीमा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए। उसने अपने पल्लू को थोड़ा खींचा और कहा, कमला, कभी कभी जिंदगी वैसी नहीं होती जैसा हम सब सोचते हैं। कमला ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सीधी बात कर सीमा, क्या सुरेश से कोई बात हुई है तेरी? सीमा ने अपना सर झुका लिया। नहीं, सुरेश तो अपने में ही मस्त रहता है, उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। कभी कभी लगता है कि मैं किसी अजनबी के साथ रह रही हूँ। कमला ने एक गहरी सांस ली। तो फिर तेरे मन में क्या चल रहा है? सीमा ने कुछ पल चुप रहकर कहा, कुछ भी नहीं, छोड़ ये सब बातें। बता तेरी जिंदगी कैसी चल रही है। कमला ने जान लिया कि सीमा अपनी बात बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में छुपे भाव और उसके चेहरे की बेचैनी ने सब कुछ कह दिया था। दोपहर को जब सीमा रसोई में काम कर रही थी, हीरा लाल चुपचाप वहां आए। बहू, जरा मेरी बात सुनो, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। सीमा ने चौंक कर पीछे देखा। हाँ बाबूजी, कहिए। हीरा लाल कुछ पल चुप रहे, मानो उनके मन में कुछ बात अटकी हो। उन्होंने चारों तरफ देखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई और उन्हें सुन तो नहीं रहा हो। बहू, तुमने कभी किसी से हमारी बातों का जिक्र तो नहीं किया? सीमा के हाथ से चावल का कटोरा लगभग गिरते गिरते बचा था। उसने उनकी ओर देखा और जल्दी से नजरें झुका लीं। नहीं बाबूजी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। हीरा लाल ने राहत की सांस ली। अच्छा है, ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। अगर सुरेश को कुछ पता चला तो? सीमा ने उनकी बात काटते हुए कहा, बाबूजी, मुझे डर लग रहा है। ये सब ठीक नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हीरा लाल ने उसके करीब आकर कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे लिए हमेशा। उसकी आंखों में फिर वही गहराई थी जिसने सीमा को रोक दिया। शाम को सुरेश घर आया। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सीमा ने उसकी थाली लगाई और उसके पास बैठ गई। आपको मेरी कभी फिक्र नहीं होती है ना? सीमा ने अचानक कहा। सुरेश ने चौंककर उसकी तरफ देखा। ऐसी बात क्यों कह रही हो सीमा? आप दिन भर खेतों में रहते हो, घर आते हो, खाना खाते हो और सो जाते हो। मुझे तो लगता है कि मैं आपकी ज़िंदगी में कहीं हूँ ही नहीं, सीमा ने कहा। सुरेश ने उसकी बात को गंभीरता से सुना। देखो सीमा, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर पाता, पर मैं जो भी करता हूँ वो सब तुम्हारे और हमारे घर के लिए ही तो करता हूँ। तुम मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। सीमा ने थोड़ा गुस्से में कहा, जिम्मेदारी? प्यार का नाम नहीं लिया आपने? क्या मैं सिर्फ आपकी जिम्मेदारी हूँ? सुरेश ने सर झुका लिया। मैं अपने तरीके से प्यार करता हूँ सीमा, तुम्हें शायद समझने में वक्त लगेगा। सीमा ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप उठकर चली गई। गांव में धीरे धीरे कुछ फुसफुसाहटें होने लगी थीं। लोग आपस में बातें करने लगे थे कि हीरा लाल अपनी बहू पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देता है। हीरा लाल ने सीमा के लिए सोने की चूड़ियां बनवाई हैं। किसी ने कहा हाँ, और वो हर वक्त बहू के आसपास ही रहता है। ये ठीक नहीं लग रहा। ये बातें धीरे धीरे घर तक पहुंचने लगी। सीमा ने भी कुछ लोगों के तानों को सुना, जिससे उसका मन और अधिक घबरा गया। सीमा ने खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश करने का फैसला किया। उसने सोचा कि वो अब हीरा लाल से दूरी बना लेगी, लेकिन रात को जब वो अपने कमरे में थी तो उसने बाहर बरामदे में किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। वो जानती थी कि ये हीरा लाल ही थे। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि हीरा लाल वहीं खड़े थे। बहू, तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। सीमा ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। वो कुछ पल तक बस उनकी आंखों में देखती रही। उसकी आंखों में न जाने क्या था, डर, खिंचाव या शायद एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उसे खुद भी नहीं पता था। हीरा लाल ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हें मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा? सीमा ने सर झुका लिया। नहीं बाबूजी, पर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए, हीरा लाल ने उसकी ओर झुकते हुए कहा। सीमा ने अपना सर झुका लिया। वो कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उसका दिल एक बार फिर असमंजस और खिंचाव के बीच फंसा हुआ था। शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था।
और गांव में हल्की ठंडक फैलने लगी थी। सुरेश थका हारा खेतों से घर लौटा। उसने देखा कि सीमा रसोई में काम कर रही थी, लेकिन उसकी चाल में वही उत्साह नहीं था। उसकी आंखों के नीचे हल्की थकावट की लकीरें थीं। सुरेश ने कुछ देर तक उसे बिना कुछ कहे देखा। फिर उसने धीरे से कहा, सीमा, सब ठीक है ना? सीमा ने बिना उसकी ओर देखे कहा, हाँ सब ठीक है। सुरेश के माथे पर शिकन आ गई। उसने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों से सीमा उससे दूर दूर सी रहती है। वो कोशिश करता था कि दोनों के बीच कोई बातचीत हो, लेकिन सीमा हर बात को टाल देती थी। उसने मन में सोचा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? रात को खाना खाने के बाद जब दोनों कमरे में थे, सुरेश ने पूछा, तुम मुझसे नाराज हो क्या? सीमा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? सुरेश ने धीरे से पूछा। सीमा ने नजरें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मन थोड़ा उलझा हुआ है। सुरेश ने बात की ओर आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन उसके मन में शक के बादल गहराने लगे। अगले दिन हीरा लाल ने सीमा को आंगन में अकेला देखा। वो धीमे कदमों से उसके पास आया। बहू, तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा उतरा सा लग रहा है। सब ठीक है ना? सीमा ने झिझकते हुए कहा, हाँ बाबूजी, सब ठीक है। हीरा लाल ने उसकी बात को अनदेखा करते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम मुझसे खुश नहीं हो। तुम कुछ भी मांग सकती हो, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सीमा ने सर झुका लिया। आप ऐसा क्यों कहते हैं बाबूजी? हीरा लाल ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी खुशी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और वो थोड़ा रुककर बोला, तुम्हारे बिना ये घर सूना लगता है। सीमा ने उसकी बातों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्दों में जो चाहत झलक रही थी, उसने सीमा को अंदर तक बेचैन कर दिया। उस रात सीमा अपने कमरे में अकेली थी। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने खुद से कहा, मुझे कुछ करना होगा, ये सब ठीक नहीं है। मैं खुद को इस रिश्ते में और नहीं उलझा सकती। लेकिन जब भी वो ये सोचती, हीरा लाल के शब्द और उसके स्पर्श का एहसास उसे जकड़ लेता। मैं क्या करूं? ये सब गलत है। लेकिन सीमा ने एक गहरी सांस ली। अगले दिन सीमा ने कमला को मिलने बुलाया। कमला, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, सीमा ने कहा। कमला ने उसका चेहरा देखा। सीमा, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा बोझ उठा रखा हो? सीमा ने नज़रें झुका लीं। कमला, अगर कोई ऐसा काम करे जो सही ना हो, लेकिन फिर भी उसका मन उसे करने से रोक न पाए, तो तब क्या किया जाए? कमला ने गहरी सांस ली। सीमा, साफ साफ बताओ, बात क्या है? सीमा ने इधर उधर देखते हुए कहा, मैं ये नहीं बता सकती, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे रिश्ते में फंस रही हूँ जो मुझे तोड़ देगा। कमला ने सीमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, सीमा, सही और गलत के बीच हमेशा फ़र्क होता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम गलत कर रही हो, तो खुद को संभालो। ये वक्त है कि तुम अपने लिए सही फैसला लो। सोचो कि तुम्हारे ये कदम तुम्हारी ज़िंदगी को कहाँ ले जाएगा। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन ये आसान नहीं है। रात को सीमा ने खुद को ये सोचते हुए पाया कि वो अब और इस दुविधा में नहीं रह सकती। उसने फैसला किया कि वो हीरा लाल से दूरी बनाएगी और ख़ुद को इस उलझन से बाहर निकालेगी। लेकिन तभी दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। कौन? सीमा ने पूछा। मैं हूँ बहू, हीरा लाल की आवाज़ आई। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाज़ा खोला और हीरा लाल को वहाँ खड़ा पाया। क्या हुआ बाबूजी? उसने धीमे स्वर में पूछा। हीरा लाल ने एक पल उसे देखा, फिर कहा, तुम ठीक तो हो? मुझे लगा तुम मुझसे नाराज़ हो। सीमा ने सर झुकाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ी परेशान हूँ। हीरा लाल ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारी परेशानियों का हल मैं हूँ। तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सीमा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। उसके दिल और दिमाग के बीच फिर से एक जंग शुरू हो गई। दोस्तों, इसका अगला पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जब मैंने अपनी माँ को उस कबाड़ी के साथ रात भर मस्ती करते देखा, तो मेरे भी अरमान जाग उठे थे। अब मेरा बेचैन दिल हद से ज़्यादा बेकाबू हो चुका था।
क्योंकि अब मैं जवान हो चुकी थी और मुझे तलाश थी ऐसे इंसान की जो मेरे अरमानों को ठंडा कर सके। फिर एक दिन पापा नशे में चूर थे। उस दिन मुझे मौका मिला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। आज से 20 साल पहले राजेश का विवाह सुलेखा से हुआ था। सुलेखा जैसा नाम वैसी ही चंचल थी। विवाह के समय सुलेखा 20 वर्ष की थी। विवाह के 1 साल बाद उसने एक लड़की को जन्म दिया। आज वो लड़की जिया 19 साल की है और अपनी माँ की तरह ही सुंदर बन चुकी है। सुलेखा देवी नहा रही हैं और जिया सोफे पर बैठी पढ़ रही है और राजेश जी अपने ऑफिस जा चुके हैं। तभी वातावरण की शांति भंग हुई। कॉपी, किताब, अखबार वाली रद्दी। ये आवाज़ जैसे ही सुलेखा देवी के कानों में पड़ी तो उसने बाथरूम से ही चिल्लाकर अपनी 19 साल की जवान लड़की जिया से कहा, बेटी जिया, ज़रा रद्दी वाले को रोक, मैं नहा कर आती हूँ। अच्छा मम्मी, जिया जवाब देकर भागती हुई बाहर के दरवाजे पर आकर चिल्लाई, अरे भाई रद्दी वाले, अखबार की रद्दी क्या भाव लोगे? जी बीवी जी, 2.5 रुपये किलो। कबाड़ी लड़के बिरजू ने अपनी साइकिल कोठी के कंपाउंड में लाकर खड़ी कर दी। 2.5 रुपये किलो तो कम है, सही लगाओ, जिया उससे भाव करते हुए बोली। आप जो कहेंगी लगा दूंगा, बिरजू होठों पर जीभ फिराकर और मुस्कुराकर बोला। इस डायलॉग को सुनकर और बिरजू के बात करने के लहजे को देखकर जिया शर्म से पानी पानी हो उठी और नज़रें झुकाकर बोली, तुम ज़रा रुको, मम्मी आती है अभी। बिरजू को बाहर ही खड़ा कर जिया अंदर आ गई और अपने कमरे में जाकर ज़ोर से बोली, मम्मी मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं तैयार होती हूँ, रद्दी वाला बाहर खड़ा है। बेटा अभी ठहर तू, मैं नहाकर आती ही हूँ, सुलेखा देवी ने फिर चिल्लाकर कहा। अपने कमरे में बैठी जिया सोच रही थी कि कितना बदमाश है ये रद्दी वाला। लगाने की बात कितनी बेशर्मी से कर रहा था। वैसे लगाने का अर्थ जिया अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि एक दिन उसने अपने पापा को मम्मी से बेडरूम में ये कहते सुना था और जिया ने ये अजीब डायलॉग सुनकर उत्सुकता से मम्मी के बेडरूम में झांककर जो कुछ उस दिन अंदर देखा था, उसी दिन से लगाने का अर्थ बहुत ही अच्छी तरह उसकी समझ में आ गया था। कई बार उसके मन में भी लगवाने की इच्छा पैदा हुई थी, मगर बेचारी किस्मत की मारी अभी तक कोई नहीं मिल पाया था। जल्दी से नहा धोकर सुलेखा देवी सिर्फ गाउन और ऊंची एड़ी की चप्पल पहनकर बाहर आईं। उसके बाल इस समय खुले हुए थे। नहाने के कारण गोरा रंग और भी ज़्यादा दमक उठा था। यूं लग रहा था मानो काली घटाओं में से चांद निकल आया हो। एक ही बच्चा पैदा करने की वजह से 40 वर्ष की उम्र में भी सुलेखा देवी 25 साल की लड़की को मात कर सकती थी। बाहर आते ही वो बिरजू से बोली, हाँ भाई ठीक ठीक बता, क्या भाव लेगा? मैम साहब 3 रुपये लगा दूंगा, इससे ऊपर मैं तो क्या कोई भी नहीं लेगा। बिरजू गंभीरता से बोला, अच्छा तू बरामदे में बैठ, मैं लाती हूँ। सुलेखा देवी अंदर आ गई और जिया से बोली, जिया बेटा ज़रा थोड़े थोड़े अखबार लाकर बरामदे में रख। अच्छा मम्मी लाती हूँ, जिया ने कहा। जिया ने अखबार लाकर बरामदे में रखने शुरू कर दिए थे और सुलेखा देवी बाहर बिरजू के सामने ऊंची एड़ी की चप्पलों में उकड़ू बैठ कर बोली, चल भाई तोल। बिरजू ने अपना तराजू निकाला और 1-1 किलो के बट्टे से उसने रद्दी तोलनी शुरू कर दी। एकाएक तोलते तोलते उसकी निगाह उकड़ू बैठी सुलेखा देवी के शरीर पर पड़ी तो उसके हाथ कांप उठे। सुलेखा देवी के यूं उकड़ू बैठने से उसका वजूद साफ दिख रहा था। उसे क्या पता था कि उसके शरीर के दर्शन ये रद्दी वाला बड़ी तबीयत से कर रहा है। उसका दिमाग तो बस तराजू की डंडी और पल्लों पर ही लगा हुआ था। अचानक वो बोली, भाई सही तोल। लो मैम साहब, बिरजू हड़बड़ा कर बोला। और अब आलम यह था कि 1-1 किलो में 3-3 पाव तोल रहा था बिरजू। उसके चेहरे पर पसीना छलक आया था, हाथ और भी ज़्यादा कपकपाते जा रहे थे और आंखें फैलती जा रही थीं। मगर सुलेखा देवी अभी तक नहीं समझ पा रही थी कि बिरजू रद्दी कम तोल रहा है। और जैसे ही बिरजू के बराबर जिया आकर खड़ी हुई
और उसे यूं कांपते, तराजू पर कम और सामने ज़्यादा नज़रें गड़ाए हुए देखा तो उसकी नज़रें भी अपनी मम्मी के शरीर के ऊपर जा ठहरीं। ये दृश्य देखकर जिया का बुरा हाल हो गया। वो खांसते हुए बोली, मम्मी आप उठिए, मैं तुलवाती हूँ। तू चुप कर, मैं ठीक तुलवा रही हूँ। मम्मी समझो ना, आप उठिए तो सही। और इस बार जिया ने जिद करके सुलेखा देवी के कंधे पर चिकोटी काट कर कहा तो वो कुछ कुछ चौंकी। जिया की इस हरकत पर सुलेखा देवी ने सरसरी नज़र से बिरजू की तरफ देखा और फिर झुककर जो उसने अपने नीचे की तरफ देखा तो वो हड़बड़ा कर रह गई। फौरन खड़ी होकर गुस्से और शर्म से हकलाते हुए वो बोली, देखो भाई, ज़रा जल्दी तोलो। इस समय सुलेखा देवी की हालत देखने लायक थी। उसके होंठ थर्रा रहे थे, कनपटियां गुलाबी हो उठी थीं और शरीर में एक कपकपी सी उठी। उसे लग रहा था बिरजू से नज़र मिलाना अब दूभर हो रहा था। शर्म से पानी पानी हो गई थी वो। बेचारे बिरजू की हालत भी खराब हुई जा रही थी, जिसे कनखियों से बार बार सुलेखा देवी देखे जा रही थी। सारी रद्दी फटाफट तुलवाकर वो जिया की तरफ देखकर बोली, तू अंदर जा, यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है। मुंह में उंगली दबाकर जिया तो अंदर चली गई और बिरजू हिसाब लगाकर सुलेखा देवी को पैसे देने लगा। हिसाब में 10 रुपये फालतू वो घबराहट में दे गया था। और जैसे ही वो रद्दी की पोटली बांधने लगा कि सुलेखा देवी उससे बोली, क्यों भाई, कुछ खाली बोतलें पड़ी हैं, ले लोगे क्या। अभी तो मेरी साइकिल पर जगह नहीं है मैम साहब, कल ले जाऊंगा। बिरजू हकलाते हुए बोला। तो सुन, कल 11 बजे के बाद ही आना। जी हाँ मैम साहब, आ जाऊंगा, वो मुस्कुराकर बोला था। इस बार रद्दी की पोटली को साइकिल के कैरियर पर रखकर बिरजू वहां से चलता बना, मगर उसकी आंखों के सामने अभी तक सुलेखा देवी का चेहरा घूम रहा था। बिरजू के जाते ही सुलेखा देवी रुपये लेकर अंदर आ गई। सुलेखा देवी जैसे ही जिया के कमरे में पहुंची तो बेटी की बात सुनकर वो और भी ज़्यादा झेंप उठी थी। जिया ने आंखें फाड़कर उससे कहा, मम्मी आपकी वो वाली जगह वो रद्दी वाला बड़ी बेशर्मी से देखे जा रहा था। चल छोड़ ना, हमारा क्या ले गया वो, तू अपना काम कर, ऐसे बातें नहीं सोचा करते, जा आप कॉलेज जा तू। थोड़ी देर बाद जिया कॉलेज चली गई और सुलेखा देवी फ़ोन की तरफ बढ़ी। अपने पति राजेश का नंबर डायल कर वो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ का इंतज़ार करने लगी। अगले पल फ़ोन पर एक आवाज़ उभरी, यस राजेश हेयर। देखिए आप फ़ौरन चले आइए, बहुत ज़रूरी काम है मुझे। अरे सुलेखा, तुम्हें ये अचानक मुझसे क्या काम आन पड़ा। अभी तो आकर ही बैठा हूँ, ऑफिस में बहुत काम पड़े हैं। आखिर माजरा क्या है। जी बस आपसे बातें करने को बहुत मन कर आया है, रहा नहीं जा रहा, प्लीज़ आ जाओ ना। सॉरी सुलेखा, मैं शाम को ही आ पाऊँगा। जितनी बातें करनी हो शाम को कर लेना, ओके। अपने पति के व्यवहार से वो तिलमिलाकर रह गई। मन ही मन वो बुदबुदा उठी थी, पतिदेव गैरों को प्यार करने का वक्त है तेरे पास, मगर मेरे को प्यार करने के लिए तेरे पास वक्त नहीं है। शादी के बाद एक लड़की पैदा करने के अलावा तूने किया ही क्या है। तेरी जगह अगर कोई और होता तो अब तक मुझे 6 बच्चों की माँ बना चुका होता, मगर तू तो हफ्ते में 2 बार मुझे मुश्किल से प्यार करता है। खैर कोई बात नहीं, अब अपनी खुराक का इंतज़ाम मुझे ही करना पड़ेगा। सुलेखा देवी ने फैसला कर लिया कि वो इस गठीले शरीर वाले रद्दी वाले से प्यार करेगी। उधर ऑफिस में राजेश जी बैठे हुए अपनी खूबसूरत सेक्रेटरी मिस खुशी के ख्यालों में डूबे हुए थे। सुलेखा के फ़ोन से वो समझ गए थे कि अधेड़ बीवी प्यार के लिए बुला रही होगी। उन्होंने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और बोले, देखो मगन, जल्दी से खुशी को फाइल लेकर भेजो। जी बहुत अच्छा साहब। मगन तेजी से पलटा और मिस खुशी के पास आकर बोला, बड़े साहब ने फाइल लेकर आपको बुलाया है। मिस खुशी फुर्ती से एक फाइल उठाकर खड़ी हो गई और अपनी स्कर्ट ठीक ठाक करके तेज चाल से अपनी सैंडल खटखटाती उस कमरे में जा घुसी जिसके बाहर लिखा था, बिना आज्ञा के आना अंदर मना है। कमरे में राजेश जी बैठे हुए थे। खुशी 22 साल की सुंदर लड़की उनके पुराने स्टाफ की लड़की थी। उसके पिता की उम्र हो गई और वो रिटायर हो गए थे। रिटायरमेंट के वक्त उसके पिता ने राजेश से विनती की
कि वो उनकी लड़की को अपने यहाँ सर्विस पर रख लें। खुशी को देखते ही राजेश ने फौरन हाँ कर दी। खुशी बड़ी मनचली लड़की थी। वो राजेश की प्रारंभिक स्पर्श का हंसकर साथ देने लगी और फिर नतीजा ये हुआ कि वो उनका एक खिलौना बनकर रह गई। आओ मिस खुशी, ठहरो, दरवाज़ा लॉक कर आओ। खुशी को देखते ही उचक्कर वो बोले। दरवाज़ा लॉक करके खुशी जैसे ही सामने वाली कुर्सी पर बैठने लगी, स्टाफ के लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। ज़्यादा देर यहाँ तुम्हारा रहना ठीक नहीं है। राजेश जी के केबिन में बने बाथरूम घर में खुशी ने खुद को साफ किया और बोली, आपकी दराज में मेरी लिपस्टिक और पाउडर पड़ा है, ज़रा दे दीजिए प्लीज़। राजेश जी ने निकाल कर खुशी को दिया। उसके बाद खुशी तो सामने लगे शीशे में अपना मेकअप ठीक करने लगी और राजेश जी बाथरूम जाने के लिए उठ खड़े हुए। कुछ देर में ही खुशी पहले की तरह ताज़ी हो उठी थी। अलर्ट होकर राजेश जी अपनी कुर्सी पर आ बैठे और खुशी फाइल उठाकर दरवाज़ा खोल उनके कैबिन से बाहर निकल आई। उसके चेहरे को देखकर स्टाफ का कोई भी आदमी नहीं ताड़ सका कि अभी अभी काम करके आ रही है। वो इस समय बड़ी भोली भाली और स्मार्ट दिखाई पड़ रही थी। उधर बिरजू ने आज अपना दिन खराब कर डाला था। घर आकर वो सीधा बाथरूम में घुस गया। शाम को जब राजेश जी ऑफिस से लौट आए तब सुलेखा देवी चेहरा फुलाए हुए बैठी थी। उसे यूं गुस्से में भरे देखकर वो बोले, लगता है रानी जी आज कुछ नाराज़ हैं हमसे। जाइए, मैं आपसे आज हरगिज़ नहीं बोलूँगी। सुलेखा देवी ने मुंह फुलाकर कहा और काम में जुट गई। रात को राजेश जी डबल बिस्तर पर लेटे हुए थे। इस समय भी उन्हें अपनी पत्नी नहीं बल्कि खुशी की याद सता रही थी। सारे काम निपटाकर सुलेखा देवी ने जिया के कमरे में झांक कर देखा और उसे गहरी नींद में सोए देखकर वो खुशी से सीधा पति के बराबर में जा लेटी। चौंक कर राजेश जी उठ बैठे। यूं पत्नी की हरकत पर झल्लाकर उन्होंने कहा, सुलेखा अभी मन नहीं है, छोड़ो इसे। कुछ देर आराम से लेटे हुए दोनों पड़े रहे। करीब 5 मिनट बाद राजेश जी बेडरूम से बाहर चले गए। सुलेखा देवी भी उठकर उनके पीछे पीछे ही चलती थी। थोड़ी देर बाद दोनों आकर बिस्तर पर लेट गए तो राजेश जी बोले, अब मुझे नींद आ रही है, डिस्टर्ब मत करना। तो क्या आप दोबारा नहीं करेंगे? मायूस होकर सुलेखा देवी ने पूछा। अब बहुत हो गया, इतना ही काफ़ी है, तुम भी सो जाओ, उन्होंने सोते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सुलेखा देवी लेट तो गई परंतु मन ही मन ताव में आकर अपने आप से बोली, मत प्यार करो, कल तेरी ये अमानत रद्दी वाले को सौंप न दूं तो मेरा नाम भी सुलेखा देवी नहीं। कल सारी कसर उसी से पूरी कर लूंगी। राजेश जी तो जल्दी ही सो गए थे मगर सुलेखा देवी काफ़ी देर तक बेताब रही और बड़ी मुश्किल से बहुत देर बाद उसकी आंखें झपकने पर आईं। वो भी नींद की आगोश में डूबती जा रही थी। अगले दिन ठीक 11 बजे बिरजू की आवाज़ सुलेखा देवी के कानों में पड़ी तो खुशी से उसका चेहरा खिल उठा था। भागी भागी वो बाहर के दरवाजे पर आई। तब तक बिरजू भी ठीक उसके सामने आकर बोला, मैम साहब वो बोतल ले आओ, मैं ले लूँगा। साइकिल इधर साइड में खड़ी करके अंदर आ जाओ और खुद ही उठा लो, सुलेखा देवी बोली। जी आया अभी। बिरजू साइकिल बरामदे के बराबर में खड़ी करके सुलेखा देवी के पीछे पीछे आ गया। इस समय वो सोच रहा था कि शायद आज भी बीवी जी के दर्शन हो जाएं, मगर दिल पर काबू किए हुए था। सुलेखा देवी आज बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। पति और बेटी के जाते ही वो सारी तैयारी कर चुकी थी। उसे अब किसी का डर नहीं था। वो इस तरह तैयार हुई थी जैसे किसी पार्टी में जा रही हो। गुलाबी साड़ी में उसका शरीर और भी ज़्यादा खिल उठा था। साथ ही उसने बहुत सुंदर मेकअप भी किया था। हाथों में गुलाबी चूड़ियाँ और पैरों में चांदी की पायल और सफ़ेद रंग की ऊंची एड़ी के सैंडल उसकी गुलाबी साड़ी से बहुत मेल खा रहे थे। तभी सुलेखा देवी उसे अंदर लाकर दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, अब दूसरे कमरे में चलो, बोतलें वहीं पर रखी हैं। जी जी, मगर आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया? बिरजू बेचारा हकला सा गया। घर की सजावट और सुलेखा देवी के इस अंदाज से वो हड़बड़ा सा गया। वो डरता हुआ वहीं रुक गया और बोला, देखिए मैम साहब, बोतलें यहीं ले आइए, मेरी साइकिल बाहर खड़ी है। अरे आओ ना, तुझे साइकिल में और दिलवा दूंगी।
बिरजू की बांह पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने बेडरूम पर खींच लिया सुलेखा देवी ने। इस बार सारी बातें एकाएक वो समझ गया, मगर फिर भी वो कांपते हुए बोला, देखिए मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे बाबा मुझे घर से निकाल देंगे। अरे घबराता क्यों है, मैं तुझे अपने पास रख लूँगी। आजा तुझे बोतलें दिखाऊं, आजा ना। मगर बोतलें कहाँ हैं जी? बिरजू बुरी तरह हड़बड़ा उठा। वो मुस्कुराते हुए बिरजू की मासूमियत पर खुश होती जा रही थी। वो बोला, मैम साहब, बोतलें कहाँ हैं? मैं जाता हूँ, कहीं आप मुझे चक्कर में मत फंसा देना। ना मेरे राजा, तू यूं दिल तोड़ कर मत जाना, तुझे मेरी कसम। तू नहा कर आया है ना? वो फिर बोली, जी जी हाँ, मगर नहाने से आपका क्या मतलब? बिरजू चौंक कर बोला, बिना नहाए धोए मज़ा नहीं आता राजा जी, इसलिए पूछ रही हूँ। सुलेखा देवी बैठकर उससे बोली, तो आप मुझसे ये काम करवाने के लिए इस अकेले कमरे में लाई हो? तेवर बदलते हुए बिरजू ने कहा। आज बिरजू भी नहा धोकर मंजन करके साफ सुथरा होकर आया था। उसकी प्यार की इच्छा मदहोश औरत को देखकर ज़रूरत से ज़्यादा भड़क उठी थी। उसकी जगह अगर कोई भी होता तो वो भी सुलेखा देवी जैसी औरत को बिना प्यार किए मानने वाला नहीं था। नाम क्या है रे तेरा? सुलेखा देवी ने पूछा। इस समय नाम वाम मत पूछिए बीवी जी, राजेश जी सरकारी काम से 1 हफ्ते के लिए मेरठ जा रहे थे। ये बात जब सुलेखा देवी को पता चली तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सबसे ज़्यादा खुशी तो उसे इसकी थी कि पति की गैर हाजिरी में बिरजू का पूरा उसे मिलने जा रहा था। जैसे ही राजेश जी जाने के लिए निकले, सुलेखा ने बिरजू को बुलावा भेजा और नहा धोकर उसी दिन की तरह तैयार हुई और बिरजू के आने का इंतज़ार करने लगी। बिरजू के आते ही वो उससे लिपट गई, उसके कान में धीरे से बोली, राजा आज रात को मेरे घर पर ही रुक जाना। सुलेखा देवी बिरजू को लेकर अपने बेडरूम में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन उस रात गजब हो गया। वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। यानी उन दोनों के मध्य हुई सारी बातों को जिया ने जी भरकर देखा और उसी पर निश्चय किया कि वो भी अब जल्द ही किसी से प्यार ज़रूर करवाएगी। हुआ यूं था कि उस दिन भी जिया हमेशा की तरह रात को अपने कमरे में पड़ रही थी। रात 10 बजे तक वो पड़ती रही और फिर थकान से ऊब कर तंग आकर वो हवा खाने के लिए बाहर आ गई और बरामदे में चहलकदमी करती हुई टहलने लगी। मगर सर्दी ज़्यादा थी, इसलिए वो बरामदे में ज़्यादा देर खड़ी न रह सकी और कुछ देर के बाद अपने कमरे की ओर लौटने लगी कि मम्मी के कमरे में सोडे की बोतल खुलने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। बोतलें खुलने की आवाज़ सुनकर वो ठिठकी और सोचने लगी, इतनी सर्दी में मम्मी सोडे की बोतलों को आखिर क्या कर रही है? अजीब सी उत्सुकता उसके मन में पैदा हो उठी थी और उसने बोतलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से सुलेखा देवी के कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। इस समय सुलेखा देवी के कमरे का दरवाज़ा बंद था, इसलिए जिया कुछ सोचती हुई इधर उधर देखने लगी और तभी एक तरकीब उसके दिमाग में आई। तरकीब थी पिछला दरवाज़ा। जी हाँ, पिछला दरवाज़ा। जिया जानती थी कि मम्मी के कमरे में झांकने के लिए पिछले दरवाजे का ही हॉल है। वहाँ से वो राजेश जी और सुलेखा देवी के बीच बातों को भी 1-2 बार देख चुकी थी। जिया पिछले दरवाजे पर आई और जैसे ही उसने हॉल से अंदर झांका कि वो बुरी तरह चौंक पड़ी। जो कुछ उसने देखा उस पर कतई विश्वास उसे नहीं हो रहा था। उसने सिर को झटका देकर फिर अंदर के दृश्य को देखना शुरू कर दिया। इस बार तो उसके शरीर के रोंगटे झनझनाकर खड़े हो गए। जो कुछ उसने अंदर देखा उसे देखकर उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि काफ़ी देर तक उसके सोचने समझने की शक्ति गायब सी हो गई थी। बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर काबू करके वो सही स्थिति में आ सकी। जिया को लाल बल्ब की हल्की रोशनी में कमरे का सारा नज़ारा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि अंदर उसकी मम्मी सुलेखा देवी और वो रद्दी वाला बिरजू दोनों शराब पी रहे थे। जिंदगी में पहली बार अपनी मम्मी को जिया ने शराब की चुस्कियां लेते हुए और गैर मर्द से बातें करते हुए देखा था। इस दृश्य को देखकर जिया का हाल अजीब सा हो चला था। खून का दौरा काफ़ी तेज़ होने के साथ साथ उसका सिर भी ज़ोरों से घूम रहा था और शरीर में अजीब सी सरसराहट होने लगी थी।
दिल की धड़कनें जोर से धड़कने लगी थीं। गला और होंठ सूखे पड़ते जा रहे थे और एक अजीब सा नशा उस पर भी छाता जा रहा था। सुलेखा देवी शराब पीती हुई बिरजू से बोले जा रही थीं। सुलेखा देवी बिरजू को बार बार सनम और पति के नाम से ही संबोधित कर रही थीं। बिरजू भी उसे रानी कह कहकर उसे दिलो जान से अपना बनाने के चक्कर में लगा हुआ था। एकाएक सुलेखा देवी कुछ फुसफुसाई और दोनों एक दूसरे की निगाहों में झांक कर मुस्कुरा दिए। शराब का खाली गिलास एक तरफ रखकर बिरजू बोला, मेरी जान अब खड़ी हो जाओ। बिरजू की आज्ञा का तुरंत पालन करती हुई सुलेखा देवी मुस्कुराते हुए ठीक उसके सामने खड़ी हो गई। वास्तव में जिया को सुलेखा देवी इस समय इतनी खराब लगने लगी थी कि वह सोच रही थी कि काश मम्मी की जगह वो होती तो उसके भी अरमान आज अवश्य पूरे हो जाते। मगर सोचने से क्या होता है, सब अपने अपनी किस्मत का खाते हैं। इतना सब देखकर जिया का मन इतना खराब हुआ कि आगे एक दृश्य भी देखना उसे मुश्किल जाने लग रहा था। उसने गर्दन इधर उधर घुमाकर अपने सुन्न पड़े शरीर को हरकत दी। इसके बाद आहिस्ता से वो भारी मन कांपते शरीर को लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने कमरे में वापस लौट आई। अपने कमरे में पहुंचकर वो पलंग पर गिर पड़ी। प्यार की आग में उसका तन मन दोनों ही बुरी तरह छटपटा रहे थे। उसका अंग अंग मीठे दर्द और बेचैनी से भर उठा था। उसे लग रहा था कि कोई ज्वालामुखी फटकर शरीर के रास्ते से निकल जाना चाहता है। अपनी इस हालत से छुटकारा पाने के लिए जिया इस समय कुछ भी करने को तैयार हो उठी थी, मगर कुछ कर पाना शायद उसके बस में ही नहीं था, सिवाय पागलों जैसी स्थिति में आने के। मगर ये सोचना एकदम बेकार सा उसे लगा। अपनी बेबसी पर उसका मन अंदर ही अंदर घुटे जा रहा था। कोई उम्मीद या आसार आसपास उसे नजर नहीं आ रहे थे। सारी रात उसने मम्मी और बिरजू के बीच हुई बातों के बारे में सोच सोच कर ही गुजारी थी। मुश्किल से कोई घंटा 2 घंटा वो सो पाई थी। सुबह जब वो जागी तो हमेशा से एकदम अलग उसे अपना हर अंग दर्द और थकान से टूटता हुआ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था बेचारी को जैसे किसी मजदूर की तरह रात में वो ओवर टाइम ड्यूटी करके लौटी है। जबकि सुलेखा देवी हमेशा से भी ज्यादा खुश और कमाल की तरह महकती हुई नजर आ रही थी। खुशियां और आत्मसंतोष उसके चेहरे से टपक रहा था। दिन भर जिया की निगाहें उसके चेहरे पर ही जमी रहीं। वो उसकी तरफ आज जलन और गुस्से से भरी निगाहों से देखे जा रही थी। सुलेखा देवी के प्रति जिया के मन में बड़ा अजीब सा भाव उत्पन्न हो गया था। उसकी नज़र में वो इतनी गिर गई थी कि उसके सारे आदर्शों पवित्रता के ढोंग को देखकर उसका मन गुस्से के मारे भर उठा था। उसके सारे कार्यों में जिया को अब बस चलनी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मगर अपनी मम्मी के बारे में इस तरह के विचार आते आते कभी वो सोचने लगती थी कि जिस काम की वजह से मम्मी बुरी है वही काम करवाने के लिए तो वो खुद भी अधीर है। वास्तविकता तो ये है कि आजकल जिया अपने अंदर जिस आग में जल रही थी उसकी झुलस की वो अपेक्षा कर ही नहीं सकती थी। जितना बुरा गलत काम करने वाला होता है उतना ही बुरा गलत काम करने के लिए सोचने वाला भी होता है। बस अगर सुलेखा देवी की गलती थी तो सिर्फ इतनी कि असमय फीलिंग्स जिया के अंदर उसने जगाई थी। अब पढ़ाई लिखाई में तो उसका मन कम था और एकांत कमरे में रहकर सिर्फ प्यार के ख्याल ही उसे आने लगे थे। उन्हीं दिनों जिया की नज़र में एक लड़का कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया था। नाम था उसका राहुल। उसी की क्लास में पढ़ता था। राहुल दिखने में बेहद सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक था। मुश्किल से 2 वर्ष बड़ा होगा वो जिया से, मगर देखने में दोनों हम उम्र ही लगते थे। राहुल का व्यवहार मन को ज्यादा ही लुभाने वाला था। न जाने क्या खासियत लेकर वो पैदा हुआ था कि लड़कियां बड़ी आसानी से उसकी ओर खिंची चली जाती थीं। जिया भी राहुल की ओर आकर्षित हुए बिना न रह सकी। मौके पे मौके उससे बात करने में वो दिलचस्पी लेने लगी। खूबसूरती और आकर्षण में तो जिया भी किसी से कम नहीं थी, इसलिए राहुल दिलो जान से उस पर मर मिटा था। वैसे लड़कियों पर मर मिटना उसकी आदत में शामिल हो चुका था। इसी कारण जिया से 2 वर्ष बड़ा होते हुए भी वो अब तक उसी के साथ पढ़ रहा था। फेल होने को वो बच्चों का खेल मानता था। बहुत ही जल्द जिया और राहुल में अच्छी दोस्ती हो गई। अब तो कॉलेज में और कॉलेज के बाहर भी दोनों मिलने लगे थे।
इसी क्रम के साथ दोनों की दोस्ती रंग लाती जा रही थी। उस दिन जिया का जन्मदिन था। घर पर एक पार्टी का आयोजन किया गया जिसमें परिचित और रिश्तेदारों के अलावा ज्यादातर संख्या सुलेखा देवी के दीवानों की थी। आज बिरजू भी बड़ा सज धज कर आया था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक रद्दी वाला है। जिया ने भी राहुल को इस दावत के लिए इनविटेशन कार्ड भेजा था, इसलिए वो भी पार्टी में शामिल हुआ था। जिस तरह सुलेखा देवी अपने दीवानों को देख देख कर खुश हो रही थी, उसी तरह राहुल को देखकर जिया के मन में भी फुलझड़ियां सी फूट रही थीं। वो आज बेइंतहा प्रसन्न दिखाई पड़ रही थी। पार्टी में जिया ज्यादातर राहुल के साथ ही रही। सुलेखा देवी अपने यारों के साथ इतनी व्यस्त थी कि जिया चाहते हुए भी राहुल का परिचय उससे न करवा सकी। मगर पार्टी के समाप्त हो जाने पर जब सब मेहमान विदा हो गए, तब जिया ने जानबूझकर राहुल को रोक कर रखा। बाद में सुलेखा देवी से उसका परिचय कराते हुए बोली, मम्मी, ये मेरे खास दोस्त राहुल हैं। ओहो, हैंडसम बॉय, सुलेखा देवी ने आहें भरते हुए कहा, और राहुल से मिलकर वो ज़रूरत से ज़्यादा ही प्रसन्नता जाहिर करने लगी। उसकी निगाहें बार बार राहुल की चौड़ी छाती, मजबूत कंधों, बलशाली बाहों और मर्दाने सुर्ख चेहरे पर ही टिकी रहीं। जिया को अपनी मम्मी का ये व्यवहार और उसके हाव भाव बड़े ही नागवार गुजर रहे थे, मगर वो बड़े धैर्य से अपने मन को काबू में किए हुए सब सहे जा रही थी। जबकि सुलेखा देवी पर उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। उसे यूं लग रहा था जैसे वो राहुल को उससे छीनने की कोशिश कर रही है। राहुल से बातें करने के बीच सुलेखा देवी ने जिया की तरफ देखकर बदमाश औरत की तरह नैन चलाते हुए कहा, वाह जिया, कुछ भी हो राहुल, अच्छी चीज़ ढूंढी है तुमने। दोस्त हो तो राहुल जैसा। अपनी बात कहकर कुछ ऐसी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए वो जिया की तरफ देखने लगी कि बेचारी जिया उसकी निगाहों का सामना न कर सकी और शर्माकर उसने अपनी गर्दन झुका ली। सुलेखा देवी ने राहुल को छाती से लगाकर प्यार किया और बोली, बेटा, इसे अपना ही घर समझकर आते रहा करो। तुम्हारे बहाने जिया का दिल भी बहल जाया करेगा। ये बेचारी बड़ी अकेली सी रहती है। यस आंटी, मैं फिर आऊँगा। राहुल ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब दिया और उसने जाने की इजाज़त मांगी। जिया एक पल भी उसे अपने से अलग होने देना नहीं चाहती थी, मगर मजबूर थी। राहुल को छोड़ने के लिए वो बाहर के गेट तक आई। विदा होने से पहले दोनों ने हाथ मिलाए तो जिया ने राहुल का हाथ जोर से दबा दिया। इस पर राहुल रहस्य से उसकी तरफ मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अब आलम यह था कि दोनों ही अक्सर कभी रेस्टोरेंट में, कभी पार्क में या सिनेमा हॉल में एक साथ होते थे। पापा राजेश की गैर मौजूदगी का जिया पूरा पूरा लाभ उठा रही थी। इतना सब कुछ होते हुए भी राहुल से प्यार करने का सौभाग्य उसे अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया था। रोजाना ही एक चक्कर जिया के घर का लगाना राहुल का परम कर्तव्य बन चुका था। राजेश जी की खबर आई कि वे अभी कुछ दिन और मेरठ में रहेंगे। इस खबर को सुनकर माँ बेटी दोनों का मानो खून बढ़ गया हो। जिया रोजाना कॉलेज में राहुल से घर आने का आग्रह बार बार करती थी। जाने क्या सोचकर सुलेखा देवी के सामने आने से राहुल कतराया करता था। वैसे जिया भी नहीं चाहती थी कि मम्मी के सामने वो राहुल को बुलाए, इसलिए अब ज्यादातर चोरी चोरी ही राहुल ने उसके घर जाना शुरू कर दिया था। वो घंटों जिया के कमरे में बैठा रहता और सुलेखा देवी को जरा भी मालूम नहीं होने पाता था। फिर वो उसी तरह से चोरी चोरी वापस भी लौट जाया करता था। इस प्रकार जिया उसे बुलाकर मन ही मन बहुत खुश होती थी। उसे लगता मानो कोई बहुत बड़ी सफलता उसने प्राप्त कर ली हो। संबंधों के प्रति तरह तरह की बातें जानने की इच्छा जिया के मन में जन्म ले चुकी थी। इसलिए उन्हीं दिनों में कितनी संबंध विषय पर आधारित पुस्तकें सुलेखा देवी के कमरे में से चोरी चोरी निकालकर वो काफी अध्ययन कर रही थी। इस तरह जो कुछ उस रोज सुलेखा देवी और बिरजू के बीच उसने देखा था, उन संबंधों पुस्तकों को पढ़ने के बाद सारी बातों का अर्थ एक एक करके उसकी समझ में आ गया था। और इसी के साथ साथ प्रेम की ज्वाला भी प्रचंड रूप से उसके अंदर बढ़ उठी थी। फिर राजेश मेरठ से वापस आ गए और माँ का बिरजू से मिलना और बेटी का राहुल से मिलना कम हो गया। फिर 2 महीने बाद जिया के छोटे मामा की शादी आ गई और उसी समय जिया के फाइनल एग्ज़ाम भी आ गए थे।
सुलेखा देवी शादी पर अपने मायके चली गईं और जिया पढ़ाई में लग गई। उधर शादी संपन्न हो गई और इधर जिया की परीक्षा भी समाप्त हो गई। पर सुलेखा देवी ने खबर भेज दी कि वो 15 दिन बाद आएंगी। राजेश ऑफिस से शाम को कुछ जल्दी ही आ जाते। सुलेखा के न होने की वजह से राजेश रोज अपनी सेक्रेटरी को प्यार करके आते, इसलिए थके हारे होते और जल्द ही अपने कमरे में चले जाते। जिया और बेचैन रहने लगी थी और एक दिन जब पापा अपने कमरे में चले गए तो जिया के इंतज़ार की हद हो गई। हुआ यूं कि उस रोज़ दिल के बहकावे में आकर उसने चुराकर थोड़ी सी शराब पी ली थी। शराब का पीना था कि प्रेम की इच्छा का कुछ ऐसा रंग उसके सर पर चढ़ा कि वो बेहाल हो उठी। दिल की बेचैनी से घबराकर वो अपने बिस्तर पर जा गिरी और बर्दाश्त से बाहर प्रेम की इच्छा और नशे की अधिकता के कारण वो बेचैनी से बिस्तर पर अपने हाथ पैर फेंकने लगी और अपने सर को जोर जोर से इधर उधर झटकने लगी। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाजे पर एकमात्र पर्दा टंगा हुआ था। जिया को ज़रा भी पता न चला कि कब राहुल उसके कमरे में आ गया। वो चुपचाप उसके बिस्तर तक आया और जिया को पता चलने से पहले ही वो झुका और जिया के चेहरे पर स्पर्श किया, फिर एकदम से उसे उठाकर गले लगा लिया। इस भयानक हमले से जिया बुरी तरह से चौंक उठी। राहुल के गले लगने के होने के आभास होते ही जिया एकदम घबरा कर उठी, पर नशे की अधिकता के कारण उसका ये स्पर्श उसे सुहाना लगा। तभी राहुल ने उससे प्यार से पूछा, क्यों जिया, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं ऐसे ही इधर आया तो तुम्हें बिस्तर पर छटपटाते हुए देखा, और ये क्या तुम्हारे मुंह से कैसी गंध आ रही है? जिया कुछ नहीं बोल सकी और उसने गर्दन नीचे कर ली। राहुल कई देर तक जिया के सर पर प्यार से हाथ फेरता रहा और फिर बोला, मैं समझता हूँ तुम्हारी बेताबी, तुम अकेले बोर हो रही हो, चलो दूसरे कमरे में। जिया मंत्र मुक्त सी राहुल के साथ दूसरे कमरे में चल पड़ी। कमरे में टेबल पर शराब की बोतलें पड़ी थीं और एक तश्करी में कुछ काजू पड़े हुए थे। राहुल सोफे पर बैठा और जिया भी उसके साथ सोफे पर बैठ गई। राहुल ने एक पैक बनाया और शराब की चुस्कियां लेने लगा। इसी दौरान दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। तब राहुल ने मौन भंग किया, लो जिया, थोड़ी और पी लो, तुम्हें ठीक लगेगा, तुम तो लेती ही हो। अब धीरे धीरे जिया की स्थिति का आभास हुआ तो वो बोली, राहुल तुम ये क्या कह रहे हो और तुम मेरे कमरे में कैसे आए? पापा देख लेंगे तो बहुत बुरा होगा, जाओ यहाँ से। तब राहुल ने जिया को बोला, लो जिया, थोड़ी लो और शर्माओ मत। मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो। अब तो हमारी परीक्षा भी ख़त्म हो गई है और मम्मी भी 15 दिन बाद आएंगी। अब जब तक मैं घर में रहूँगा तो मैं अकेले बोर नहीं होने दूँगा। और बात रही तुम्हारे पापा की, तो वो ऑफिस में खुशी के साथ अपने समय बिता रहे हैं। उसी के ख्यालों में तुम्हारे पापा रहते हैं। ये कहते हुए राहुल ने अपना गिलास जिया के मुंह के पास किया। जिया नशे में थी और उसी हालत में उसने एक घूंट शराब का भर लिया। राहुल ने एक के बाद एक 3 पैक बनाए और जिया ने भी 2 से 3 घूंट लिए। जिया एक तो पहले ही नशे में थी और शराब की इन 2-3 घूंटों की वजह से वो कल्पना के आकाश में उड़ने लगी। इन दिनों जिया के बारे में उसके मन में बुरे ख्याल पनपने लगे थे, पर इसे कोरी काम कल्पना समझ के वो मन को झटक देता था। पर आज उसे अपनी ये कल्पना साकार होती लगी और एकदम अचानक मिले अवसर को वो हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। जिया शराब के नशे में और पिछले दिनों राहुल के साथ प्रेम की कल्पनाओं से पूरी तरह मस्त हो उठी थी। आज जिया ने अपने मन के अरमान पूरे किए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। आंटी की बेटी का मेरे घर पर होना मुझे बेचैन कर रहा था। करीब आधी रात का समय था जब मुझे प्यास लगी थी। मैं पानी पीने के लिए रसोई में गया। जब मैं पानी पीकर वापस अपने कमरे में जा रहा था, तब मेरी नज़र अचानक सोफे पर सोई हुई आंटी की बेटी पर पड़ी। रात की हल्की रोशनी में प्रिया की छवि कुछ और ही नज़र आ रही थी। वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसके लंबे बाल,
उसके गालों को छू रहे थे और वो सोते समय बार बार अपने बालों को साइड में करने की कोशिश कर रही थी। उसकी हर हरकत, उसकी सांसों की धीमी आवाज़ और उसके चेहरे की मासूमियत मुझे एक पल के लिए थामने को मजबूर कर रही थी। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रिया की खूबसूरती उस रात जैसे और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। उस रात बारिश की तेज़ आवाज़ें और बिजली की कड़क मेरे मन की बेचैनी को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थीं। प्रिया सोफे पर लेटी हुई थी और मैं उसके चेहरे को, उसकी मासूमियत और सुंदरता में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर बिखरे बालों की लटें उसे और भी ज़्यादा आकर्षक बना रही थीं। तब एक ज़ोरदार बिजली चमकी और प्रिया ने घबराहट में मुझे कसकर गले लगा लिया। उसके इस अचानक स्पर्श ने मुझे अंतर तक हिला कर रख दिया था। मैं आखिर क्या करता? मैं भी एक मर्द था। मैं अपने मन को काबू में न रख सका और फिर उस रात मैंने प्रिया को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम रोहन है और मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और मेरी पत्नी अनीता अब माँ बनने वाली है। अनीता दिखने में बेहद सुंदर है और मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ। अब जब उसका 8वां महीना चल रहा है तो उसका और आने वाले बच्चे का स्वास्थ्य मेरी पहली प्राथमिकता है। हाल ही में मुझे ट्रांसफ़र मिल गया। मेरे स्कूल का स्थान अब बदलने वाला था और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस हालत में अनीता को अकेला कैसे छोड़ूं। मैंने सास ससुर को बुलाया और स्थिति समझाई। अंत में हमने यही निर्णय लिया कि इस समय अनीता को मायके भेज देना सही होगा ताकि उसकी देखभाल अच्छे से हो सके। अनीता के मायके जाने के बाद घर में अकेले रहना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो गया था। मुझे घर का हर छोटा बड़ा काम खुद करना पड़ता था। पीछे की गली में मेरी आंटी और उनकी बेटी रहती थी। कुछ दिन पहले मेरे मामा का निधन हो गया था, इसलिए रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था। एक दिन आंटी मुझसे मिलने आई और पूछा, रोहन, तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है? मैंने उन्हें सब कुछ बताया। बातचीत के दौरान मैंने आंटी से कहा कि मुझे घर के काम काज के लिए किसी की मदद की ज़रूरत है। इस पर आंटी ने तुरंत कहा, रोहन, तुम्हें नौकरानी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी जब तक तुम्हारी पत्नी वापस नहीं आ जाती। आंटी के प्रस्ताव को मैंने स्वीकार कर लिया क्योंकि उनकी मदद से मुझे बड़ी राहत मिल जाती। मैं सोच रहा था कि आंटी को इस काम के लिए कुछ पैसे दे दूँगा क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है। अगले ही दिन से आंटी मेरे घर आने लगी। वो मेरे खाने पीने और बाकी काम काज का ध्यान रखने लगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक दिन आंटी ने मुझसे कहा, रोहन, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी सहेली के गांव जाना पड़ेगा। उसकी बेटी की शादी है। शायद मुझे कुछ दिन लग जाएं, लेकिन तुम चिंता मत करना। मेरी बेटी तुम्हारी मदद के लिए आएगी। वो तुम्हारे लिए खाना बनाएगी और घर का ध्यान भी रखेगी। हालांकि मैं थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन काम का दबाव इतना था कि मैंने उनकी बात मान ली। आंटी ने वादा किया कि उनकी बेटी मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखेगी। मैंने सोचा, चलो, कोई तो है जो इस मुश्किल समय में मेरी मदद करेगा। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं। सुबह का वक्त था और मैं सोफे पर बैठकर चाय पी रहा था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने चाय का कप टेबल पर रखा और दरवाज़ा खोलने चला गया। दरवाज़ा खोलते ही मेरी आंखें जैसे ठहर गईं और मेरे मन में हलचल सी मच गई। मेरे सामने एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा मासूम और चमकदार था और उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। मैं कुछ पल के लिए चौंक कर रह गया। उसने धीरे से कहा, रोहन, मैं प्रिया हूँ, तुम्हारी आंटी की बेटी। माँ ने मुझे भेजा है। उसकी आवाज़ ने मुझे जैसे होश में ला दिया था। मैंने उसे तुरंत अंदर बुलाया और एक गहरी सांस ली। प्रिया ने अंदर आकर इधर उधर देखा, फिर मेरी तरफ मुड़ी। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और उसे घर के सारे कामों के बारे में बताने लगा। मुझे ये सब समझाते हुए लगा कि वो बहुत होशियार है और जल्दी ही सब कुछ समझ जाएगी। हालांकि मेरे मन में एक सवाल उमड़ने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, प्रिया, तुम इतनी बड़ी हो और इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हुए हैं?
मेरा सवाल सुनकर वो थोड़ा चौंक गई, लेकिन मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शहर में ऐसा ही पहनावा होता है। वैसे भी मैं घर पर ही रहती हूँ और कहीं बाहर नहीं जाती। लेकिन माँ ने कहा कि तुम्हारी मदद करनी है, इसलिए यहाँ आ गई। उसके जवाब ने मुझे चुप करा दिया। मैं कुछ और नहीं कह सका। प्रिया ने काम संभाल लिया और लगन से घर की सफाई करने में लग गई। मैं उसे एकटक देख रहा था। वो बहुत ही सलीके से और पूरी लगन से घर का काम कर रही थी। प्रिया को काम करता हुआ देखकर मैं सोच में पड़ गया। इतनी सुंदर और जवान लड़की को इस तरह काम करने की क्या ज़रूरत थी। मेरे मन में आंटी के प्रति गुस्सा भी आया। मैंने सोचा, आंटी अपनी बेटी को इस तरह के कपड़े पहनने क्यों देती है और अब तक उसकी शादी क्यों नहीं की। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी जिज्ञासा से भरे मन को शांत करने के लिए पूछ ही लिया, प्रिया, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? उसने थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध ली, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, रोहन, शादी के लिए पैसे चाहिए होते हैं। मम्मी अकेली है और सारे खर्चे उन्हीं पर हैं। ऐसे में शादी के बारे में सोचने का समय कहाँ है। उसके शब्दों में दर्द था जो मैंने साफ महसूस किया था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया, तुम इतनी सुंदर हो कि कोई भी लड़का तुमसे शादी करना चाहेगा। तुम्हारी शादी के लिए पैसा इतनी बड़ी बाधा नहीं होना चाहिए। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और बस चुपचाप काम में लग गई। इसके बाद प्रिया रोज़ मेरे घर आने लगी। वो हर काम इतनी सादगी और मेहनत से करती थी कि मैं धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगा था। हालांकि कुछ समय बाद मुझे उसके व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा। एक दिन जब हम बातचीत कर रहे थे तो उसने मुझसे मेरी पत्नी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मैंने उसे बिना झिझक सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर प्रिया बहुत खुश हुई। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, मानो उसे इस बात की खुशी हो कि अनीता कुछ महीने तक यहाँ नहीं आने वाली। उसके बाद से प्रिया का व्यवहार और भी अजीब लगने लगा। अब वो न केवल मेरे काम करती, बल्कि मेरे लिए रोज़ नए नए पकवान बनाने लगी थी। हर बार खाना इतना स्वादिष्ट होता कि मुझे लगता कि वो दिल से मेहनत कर रही है। हालांकि मैं ये सब कुछ उसका काम समझकर नज़रअंदाज करता रहा। कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि प्रिया मेरी पसंद का ध्यान रखने लगी है। वो मेरी पसंद के कपड़े पहनती और मेरे इशारों को समझने की कोशिश करती। मैंने कई बार उससे कहा, प्रिया, तुम्हें जितना कहा है बस उतना ही काम करो, लेकिन वो कभी नहीं सुनती। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि प्रिया मेरी पत्नी की तरह व्यवहार करने लगी है। वो मेरे सामने साड़ी पहनकर आने लगी और सच कहूँ तो साड़ी में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती थी। उसकी सुंदरता ने मुझे आकर्षित करना शुरू कर दिया था, लेकिन मन के एक कोने में अनीता की यादें भी थीं जो मुझे हमेशा सचेत करती। प्रिया ने अपने बालों में गुलाब लगाना शुरू कर दिया था। उसके बालों से गुलाब की खुशबू आती थी जो पूरे घर को महका देती थी। जब भी वो मेरे करीब होती, उस खुशबू से मेरा मन भर जाता। प्रिया का ये बदला हुआ रूप मुझे उलझन में डालने लगा था। एक दिन मैंने प्रिया से आंटी के बारे में पूछा, प्रिया, आंटी कब तक वापस आएंगी? उसने जवाब दिया, रोहन, जिस शादी के लिए माँ गाँव गई है वो शादी अभी तक हुई नहीं है। शायद उन्हें कुछ और दिन वहाँ रुकना पड़ेगा। उसका ये जवाब मुझे ठीक लगा और मैंने कहा, ठीक है, जैसे भी है माँ से कहो कि जल्दी लौटे। लेकिन उसके बाद प्रिया का व्यवहार और भी ज़्यादा बदल गया। अब वो रोज़ साड़ी पहन कर आने लगी थी और उसकी साड़ी के साथ उसके बालों में लगा गुलाब उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता। वो घर के कामों को इस तरह से करती कि मुझे अब एहसास होने लगा कि वो केवल काम करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे करीब आने के लिए ऐसा कर रही है। हालांकि प्रिया की इस कोशिश के बावजूद मुझे अपनी पत्नी अनीता की बहुत याद आती थी। अनीता की मासूमियत और उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी का एहसास मुझे प्रिया के बारे में कुछ भी गलत सोचने से रोकता था। मैंने एक दिन प्रिया से कहा, तुम फुल ड्रेस पहनकर आया करो, शॉर्ट ड्रेस में मैं असहज महसूस करता हूँ। प्रिया ने मेरे इस अनुरोध को गंभीरता से नहीं लिया। वो हमेशा आत्मविश्वास से भरी रहती थी, जैसे उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं कि मैं क्या सोचता हूँ। वो इतनी निडर और सहज थी कि उसे अपने पहनावे या व्यवहार से कोई कमी नज़र नहीं आती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरे पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि ये सब
मेरे साथ हुआ। उस दिन प्रिया ने रोज़ की तरह सारे काम ख़त्म किए और घर जाने के लिए तैयार थी। तभी अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज़ थी कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया। प्रिया के पास छाता भी नहीं था और उसका घर भी दूर था। मैंने उसकी स्थिति को देखते हुए कहा, प्रिया, आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। इतनी तेज़ बारिश में बाहर जाना ठीक नहीं होगा। प्रिया ने थोड़ी झिझक के साथ मेरी बात मान ली। मैंने उसे समझाया कि आंटी गांव में हैं और उसके घर पर कोई नहीं है, इसलिए उसके लिए यहाँ रुकना ही बेहतर होगा। प्रिया ने रुकने का फैसला किया और वो किचन में जाकर हमारे लिए खाना बनाने लगी। जब तक खाना तैयार हुआ, बारिश और भी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। हम दोनों ने साथ में खाना खाया। प्रिया का स्वभाव बहुत हल्का फुल्का और सहज था, इसलिए बातचीत के दौरान मेरी झिझक भी कम हो गई। खाने के बाद मैंने प्रिया से कहा, तुम हॉल में सोफे पर सो जाओ और मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। वो दिन भर के काम से थकी हुई थी, इसलिए जल्दी ही सो गई। मैं अपने कमरे में जाकर मोबाइल पर कुछ देखने लगा, लेकिन मेरा मन विचलित था। प्रिया का यहाँ होना मुझे बेचैन कर रहा था। करीब आधी रात का समय था जब मुझे प्यास लगी थी। मैं पानी पीने के लिए रसोई में गया। जब मैं पानी पीकर वापस अपने कमरे में जा रहा था, तब मेरी नज़र अचानक सोफे पर सोई हुई प्रिया पर पड़ी। रात की हल्की रोशनी में प्रिया की छवि कुछ और ही नज़र आ रही थी। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके लंबे बाल उसके गालों को छू रहे थे और वो सोते समय बार बार अपने बालों को साइड में करने की कोशिश कर रही थी। उसकी हर हरकत, उसकी सांसों की धीमी आवाज़ और उसके चेहरे की मासूमियत मुझे एक पल के लिए थामने को मजबूर कर रही थी। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रिया की खूबसूरती उस रात जैसे और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। उस रात बारिश की तेज़ आवाज़ें और बिजली की कड़क मेरे मन की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। प्रिया सोफे पर लेटी हुई थी और मैं उसके चेहरे की मासूमियत और सुंदरता में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर बिखरे बालों की लटें उसे और भी आकर्षक बना रही थी। तभी एक ज़ोरदार बिजली चमकी और प्रिया ने घबराहट में मुझे कसकर गले लगा लिया। उसके इस अचानक स्पर्श ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वो डरी हुई थी और मैं उसे शांत करने के लिए उसकी पीठ थपथपाने लगा, लेकिन उसके स्पर्श ने मेरे अंदर एक अलग ही भावना जगा दी थी। मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका डर और मेरे करीब आना मेरी इच्छाओं को नियंत्रण से बाहर कर रहा था। मैंने भी प्रिया को कसकर गले लगा लिया। प्रिया डर के कारण और भी मजबूती से मुझे पकड़ रही थी। उस पल में ऐसा लग रहा था कि हम दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए हों। बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन मेरे मन में विचारों और भावनाओं की एक और ही बारिश हो रही थी। प्रिया के स्पर्श ने मेरे अंदर उन इच्छाओं को जगा दिया था जिन्हें मैंने लंबे समय से दबा रखा था। फिर प्रिया ने धीमी आवाज़ में कहा, रोहन, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम मुझे पसंद थे। यही वजह है कि मैं तुम्हारी ओर आकर्षित होने के बहाने खोजती रही। उसकी बातों ने मुझे और भी असहज कर दिया। वो अपनी भावनाएं खुले तौर पर व्यक्त कर रही थी और मैं खुद को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। उस रात हम दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए रहे। बारिश थम चुकी थी और प्रिया ने मुझसे अलग होकर शांति से सोने की कोशिश की, लेकिन मैं सारी रात जागता रहा। मेरे मन में अपराध बोध और पछतावे की लहरें उठ रही थीं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि प्रिया अभी भी मेरे करीब में सो रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने तुरंत खुद को संभाला, धीरे से प्रिया को अपने से दूर किया और कमरे से बाहर चला गया। मेरा मन हजारों सवालों में उलझा हुआ था। अगर अनीता को ये सब पता चला तो वो क्या सोचेगी? क्या वो मुझे माफ़ कर पाएगी? हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। क्या वो अपने पिता को आदर से देख पाएगा? रिश्तेदार और समाज क्या कहेंगे? क्या मैं अपने परिवार और जिम्मेदारियों को भूल गया? ये सारे सवाल मेरे सर पर भारी बोझ की तरह थे। मैंने खुद को कोसना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद प्रिया ने स्नान करके मेरे कमरे में प्रवेश किया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा भाव था। उसने सर झुकाकर कहा, रोहन, रात में जो कुछ भी हुआ मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया।
मैंने तुरंत कहा, प्रिया मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती थी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। प्रिया ने मेरी बात को बीच में ही रोकते हुए कहा, रुको रोहन, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलती मेरी थी। जब से मैं तुम्हारे घर आई हूँ, तुमने कभी भी मुझे गलत नज़र से नहीं देखा। तुम्हारा यही व्यवहार मुझे बहुत पसंद आया। वो आगे बोली, तुमने मुझे शॉर्ट ड्रेस पहनने के बजाय फुल ड्रेस पहनने को कहा। ये बात कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ को कहनी चाहिए थी, लेकिन तुमने मेरी इज्जत और मेरी भलाई का ध्यान रखा। यही वजह है कि मैं तुम्हारी ओर खिंचती चली गई। उसकी ये बातें सुनकर मैं और भी असहज हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी बातों का क्या जवाब दूं। उसने कहा, रोहन, मैं तुम्हारे साथ अकेली घर में रहने के बावजूद तुमने मेरा कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाया और इससे मुझे तुम्हारी पत्नी के भाग्य पर जलन होती थी। इसलिए मैंने तुमसे उसकी सारी जानकारी ली और उसी के जैसे बनने की कोशिश कर रही थी। साड़ी पहनना, बालों में गुलाब लगाना, ये सब तुम्हें आकर्षित करने के लिए था, ताकि तुम्हारा ध्यान मेरी ओर जाए, लेकिन फिर भी तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। सच में तुमसे ज़्यादा ईमानदार पुरुष मैंने कहीं नहीं देखा। प्रिया ये सब कह रही थी और मैं जैसे किसी अपराधी की तरह शांत खड़ा था। कुछ समय बाद मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो प्रिया, जो हुआ उसे भुला दो। मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, कल से मेरे घर मत आना। प्रिया ने कहा, रोहन, मुझे पैसे नहीं चाहिए। रात को जो कुछ हुआ बस वही हमारे बीच रहेगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम्हारी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ने दूंगी। जो गलती तुमने की उसके लिए मैं भी उतनी ही जिम्मेदार हूँ रोहन, चिंता मत करो। ये कहते हुए प्रिया अपने घर चली गई। उसके बाद से मैंने स्कूल की कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ली और घर पर ही रुक गया, क्योंकि मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा था। इसके बाद प्रिया मेरे पास कभी नहीं आई और आंटी भी कुछ दिनों तक नहीं आई। धीरे धीरे समय बीतता गया। अचानक एक दिन मेरी पत्नी का फ़ोन आया कि तुम बाप बन गए हो और तुम्हें एक चांद सा बेटा हुआ है। उस दिन से मैं अपने बेटे की खुशियों में इतना खो गया कि रात को जो कुछ भी हुआ वो सब भूल गया। मेरी पत्नी वापस आ चुकी थी और मैं अपनी पत्नी और बेटे के साथ बहुत खुश था। एक दिन अचानक मेरे दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ एक गिफ्ट रखा हुआ था। मैंने घर के आसपास देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने गिफ्ट उठाया और घर के अंदर आकर खोला। उसमें छोटे बच्चे के खिलौने और कपड़े और एक गुलाब था। मुझे समझ में आ गया कि ये गिफ्ट प्रिया ने रखा होगा। मेरी पत्नी ने पूछा, ये गिफ्ट किसने रखा होगा? तब मेरी नज़र उस गिफ्ट के साथ आई हुई चिट्ठी पर पड़ी। मैंने चिट्ठी बाहर निकाली और देखा कि उसमें मेरे बेटे के लिए शुभकामनाएं दी गई थीं, लेकिन नाम नहीं लिखा था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, ये तो किसी ने भेजा है। वो और कुछ कहने वाली थी, तभी अचानक मेरा बेटा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मेरी पत्नी वो सब कुछ भूलकर अपने बेटे के पास चली गई। इसके बाद प्रिया मुझे कभी नहीं दिखाई दी। उसने जो वादा किया था उसे निभाया भी था। आज सिर्फ उसकी वजह से ही मेरा परिवार सुख और शांति से चल रहा था और हम पति पत्नी अपने बेटे के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।